नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। उत्तर प्रदेश के 3.53 लाख मिड डे मील रसोइयों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों के लिए खाना बनाने वाले रसोइयों को हर महीने 2000 की जगह 3000 रुपए मिलेंगे। सरकार ने उनके मानदेय में 1000 रुपए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बता दें कि रसोइयों को 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्हें कैशलेस चिकित्सा कार्ड दिया। प्रदेश के 8वीं कक्षा तक के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बता दें कि करीब 1.47 करोड़ बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। इन बच्चों के लिए खाना तैयार करने का काम करीब बता दें कि रसोई करते हैं। अभी रसोइयों को हर महीने 2000 रुपए मिलते हैं। इसमें 600 रुपए केंद्र सरकार और 1400 रुपए राज्य सरकार देती है। अब राज्य सरकार अपनी तरफ से 1000 रुपए और देगी। इसके बाद रसोइयों को कि हर महीने कुल 3000 रुपए मिलेंगे। रसोइयों को साल में मिलने वाला 500 रुपए का यूनिफॉर्म भत्ता पहले की तरह मिलता रहेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शशांक श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश। शशांक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है प्रदेश सरकार की तरफ से? अब रसोइयों को हर महीने 2000 की जगह 3000 रुपए मिलेंगे। देखिए, कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन से पहले बहनों के साथ साथ जो रसोइयां हैं उनके परिवार को भी एक खुशी की बड़ी सूचना दी। अगर बात करें आज के दिन की, तो प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद में संचालित स्कूलों के रसोइयों के मानदेय में आज वृद्धि की गई है, जो कि 2017 से पहले 1000 थी, 2017 के बाद में 2000 थी और अब उसे बढ़ाकर के 3000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही रक्षाबंधन से पहले 3,53,000 रसोइयों को 4 नई योजनाओं से जोड़ा गया है और जिसके लिए घोषणा दी गई। मानदेय वृद्धि की अगर बात करें तो 2 लाख रुपए की दुर्घटना सहायता राशि प्रतिवर्ष जो थी उसे 5 लाख रुपए के कैशलेस इलाज के साथ में जोड़ा गया है। साथ ही साड़ी के लिए 1000 रुपए अतिरिक्त मिलेगा। 2017 से पहले जो 1000 रुपए कभी मिलता था नहीं मिलता था, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद में 55 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खोल करके इसे जोड़ने का काम किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेज से इस बात को भी कहा कि सफाई कामगार डकैती डालते थे, उसको रोकने के लिए डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा जा रहा है। आपका मानदेय 3000 रुपए किया जा रहा है। अभी तक सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। घटना दुर्घटना आपदा बीमारी जब हो जाती थी तो ऐसे परिवार असहाय हो जाते थे और उनकी मौत नहीं तो उनको कोई पूछना नहीं था। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सार्वजनिक मंच से कहा कि अब खाते SBI खाते में खुलवाए जाएंगे। दुर्घटना के लिए 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। पहले जो नहीं मिलता था, कोई बीमार हो जाता था, एक बच्चे को बचपन में स्वस्थ बनाने का अभियान भी यह जरूरी है। आप अपने देश में बचपन को स्वस्थ बनाए और इसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि सबसे जरूरी है रसोइयां। जो धुएं को झेल करके पहले रसोइयां खाना बनाता था, अब धुएं से मुक्ति मिली है। खासतौर पर सरकारी इन पैनल अस्पताल में वो इलाज भी करा जाता है। यहाँ व्यवस्थाएं बार बार बढ़ती नजर आ रही है। प्रिया, साफ पे आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। जब भी मिड डे मील रसोइयों की बात होगी, क्योंकि आज से पहले सरकारों ने इस बात में नहीं सोचा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोचने का काम किया और पहले जो भत्ता 500 रुपए से मिलता उसे बढ़ा करके 1000 रुपए कर दिया गया है। साफ तौर पर 3,53,000 की संख्या जो है वो सपा या बसपा के एजेंडे में कभी नहीं रही है। और साफ तौर पे उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि आज बेटी की सुरक्षा में सेल कोई नहीं लगा सकता। यमराज के घर का रास्ता खुल जाता है। दंगा मुक्त यूपी, स्कूल अच्छे दिखाई दे रहे हैं, वहाँ कोई काम करे नहीं। साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जहाँ एक तरफ इतारी से समाजवादी पार्टी के लोग थे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने साफ तौर पर रसोइयों को एक बड़ी सौगात दी और रसोइयों आंगनबाड़ी वर्कर BRD होमगार्ड को सम्मान भी दिया। साफ तौर पर और अगर बात करें पूरे कार्यक्रम की, जो खास बात थी उसमें पूरे प्रदेश से जो रसोइये आए थे उसमें 3,54,000 मिड डे मील रसोइयों को पैसे सुविधा का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर अंतर्राज्यीय कार्यक्रम में कैसे चिकित्सा कार्ड वितरण की बात की जाए तो उसमें 11 रसोइयों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेज से सम्मानित किया। साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ जी का मानना है कि चूल्हा जो है रसोइयों में चूल्हा जो जलता है केवल उससे भोजन नहीं पकता, बल्कि लाखों बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और उज्जवल भविष्य को ऊर्जा भी मिलती है। श्रम और ममत्व में जिम्मेदारी को निभाने वाले रसोइया माताएं बहनें पोषण योजना के वास्तविक आधार शक्ति है, इनको लाभ मिलना चाहिए।
जी शशांक, बहुत बहुत धन्यवाद शशांक, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी गुलाब सिंह लोधी के शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीदों और महान व्यक्तित्वों की स्मृतियों को संजोने के लिए जो है राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। वहीं सीएम योगी ने बताया कि वीरांगना अवंती बाई लोधी, उदा देवी पासी और जो है कि झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं के सम्मान में प्रदेश में विभिन्न संस्थाओं का नामकरण किया गया है। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों की स्मृतियों को जीवित रखने के लिए स्मारक निर्माण का अभियान जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय और देश के लिए अपना जीवन जो है समर्पित करने वाले महापुरुषों के सम्मान में सरकार ने करीब 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि से प्रतिमाओं पर छत्र, पार्कों और का विकास और जीर्णोद्धार भी जो है समेत संरक्षण कार्य किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार अपने उन सभी अमर बलिदानियों के पुण्य स्मरण को जीवंत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की आजादी के लिए 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर में अपने आप को बलिदान करने वाले वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर अलीगढ़ में स्टेडियम का नामकरण और बदायूं में पीएसी की नई बटालियन का नामकरण उस महान वीरांगना के नाम पर किया गया है। लखनऊ में पीएसी की महिला बटालियन का नामकरण वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर, गोरखपुर में पीएसी की महिला बटालियन जो नव स्थापित हुई है उसका नामकरण वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, औरैया में नए मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर, ये सभी वे नाम हैं जिनका योगदान भारत की आजादी के लिए था, जिन्होंने अपना बलिदान भारत की स्वाधीनता को हर हाल में लाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। आज यहां पर हम लोग भारत माता की उस महान बलिदानी सपूत अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की स्मृतियों को नमन कर रहे हैं। अमर सिंह लोधी जैसे महान क्रांतिकारियों ने, अमर बलिदानियों ने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत के आन बान और शान को बनाए रखने का कार्य किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरदोई में चीनी के लगातार बढ़ते दामों और महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी की हरदोई इकाई ने शनिवार को अनोखा विरोध प्रदर्शन कराया है। बता दें कि सपा नेता रामज्ञान गुप्ता ने महिला जिला चिकित्सालय के बाहर स्टॉल लगाकर आम जनता और महिलाओं को 20 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी बेची और सरकार की नीतियों पर जो है कि जमकर निशाना साधा है। प्रदर्शन के दौरान सपा नेता ने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई से मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के रसोई का बजट बिगड़ चुका है। हाल के दिनों में बाजार में चीनी की खुदरा कीमतें 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। वहीं बता अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मुरादाबाद से पूर्व समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बीजेपी पर जो है तीखा हमला बोला है।
वंदे मातरम को लेकर चल रहे विवाद पर उन्होंने इसे करीब 150 साल पुराना मुद्दा बताते हुए कहा कि मौजूदा समय में इसे उठाना सिर्फ नई कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश है। डॉक्टर हसन ने आरोप लगाया कि बेरोजगारी, महंगाई, नौकरियों और कारोबार जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विवाद खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की है कि मामूली राजनीतिक फायदे के लिए देश को आपस में न लड़ाया जाए और गंगा जमुना तहजीब तथा हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा जाए। देखिए, वंदे मातरम बहुत पुराना विवाद है, तकरीबन 150 साल पुराना विवाद है। अब इस वक्त इसको उठाना, एक कंट्रोवर्सी पैदा करना, बहुत से मजहब के लोग, खासतौर से मुसलमान, सिख, ईसाई, वो उन चीज़ों को नहीं मानते जो सनातन, महंगाई, नौकरियों का गायब होना, कारोबार का तबाह होना, ये सब इन इशू में छुप जाए। अब जनता को भी मालूम है ये इश्यूज क्यों पैदा किए जाते हैं। अच्छा खासा सही नॉर्मल हालात चल रहे हैं। हमारी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है सभी इन पार्टियों से कि अब हिंदुस्तान की जनता को माफ़ कर दें, बख्श दें, इन्हें आपस में ना लड़ाएं, हमारा प्यार मोहब्बत कायम रहने दें, हमारी पुरानी गंगा जमनी तहजीब को कायम रहने दें, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कायम रहने दें। अपनी मामूली वोट के फायदे के लिए ऐसे विवाद ना खड़ा करें जिसमें आप देश को भी बदनाम कर रहे हैं और देश का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देश बहुत बड़ी चीज़ है, उन विवादों में देश को नहीं लाना चाहिए। ना ही वंदे मातरम ये बताएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। कौशाम्बी के कोकराज थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक लूटकांड में शामिल आरोपी आलिशान से मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं बता दें कि पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी गई फॉर्च्यूनर गाड़ी, लाखों रुपए की नकदी और अन्य जो सामान है वो बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लूट की वारदात में शामिल था। अब पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। बता दें कि मामले में बरामद सामान और वाहन की जांच के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वही बाराबंकी में सरयू यानी कि घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब 50 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है, लेकिन इसके बावजूद फिलहाल जिले में बाढ़ की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बनी हुई है। बता दें कि एल्गिन ब्रिज पर नदी का अधिकतम जलस्तर है जो 106.570 मीटर और अधिकतम डिस्चार्ज जो है 4,35,000 क्यूसेक दर्ज किया गया है। वहीं प्रशासन के मुताबिक प्रदेश सरकार के निर्देश पर बाढ़ से पहले संवेदनशील इलाकों में कराए गए जियो बैग स्टड, बता दें कि इस पर रिविटमेंट, स्लोप पिचिंग और परक्यूपाइन कार्यों का असर मौजूदा हालात में दिखाई दे रहा है। इन कार्यों से नदी की धारा को नियंत्रित करने में मदद मिली और साथ ही साथ बता दें कि संवेदनशील गांव व तटबंधों को कटान से सुरक्षा मिली है। जैसा कि अभी माननीय प्रभारी मंत्री जी के निरीक्षण के दौरान भी सामने आया था, लास्ट ईयर की एक परियोजना है जिसके माध्यम से एक रामनगर के बड़े इलाके को हमने प्रूफ किया था। उसके आगे विभिन्न कार्य करके इस समय उसके कटान में बहुत कमी आई है और एक्टिव सिल्टेशन हो रहा है। इसी प्रकार से इस साल भी 4 स्पर्स और एक जगह जियो बैग की लगाने की कार्रवाई पूर्ण की जा रही थी जो ससमय पूर्ण हो गई है। आप भी जानते हैं कि हम पिछले अप्रैल से ही इस चीज को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे, नोडल अधिकारी लगा के, तो सारे स्पर्स काम कर रहे हैं और हमारा ये अनुमान है कि अगले साल तक घाघरा जो है थोड़ा सा शिफ्ट होकर अपने उसको बदल देंगे और आबादी से दूर चले जाएंगे। जैसा कि बढ़ते अगली खबर की ओर। भदोही में जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति को लेकर जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कड़ी नाराजगी जताई है। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई समीक्षा बैठक में पेयजल परियोजनाओं की प्रगति, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, जलापूर्ति व्यवस्था और IGRS शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की गई है। बता दें कि धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को लंबित परियोजनाओं को बता दें कि प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने साफ कहा कि पेयजल
परियोजनाओं में किसी भी तरह की जो है कि लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर घर जल योजना के तहत स्कूलों, सामुदायिक शौचालयों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में भी नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बता दें कि ओवरहेड टैंकों की सुरक्षा के लिए इंडिकेटर लाइट, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और जरूरत के मुताबिक सीसीटीवी लगाने के लिए भी कहा गया है। वहीं बुलंदशहर में हरिद्वार से आगरा डाक कांवड़ लेकर जा रहे बाइक सवार कांवड़ियों के साथ बड़ा हादसा हो गया। थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के मामन फ्लाईओवर के पास अज्ञात वाहन ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी है। हादसे में पिंटू, अजय, दिव्यांश, सौरभ और अंकित घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जो है कि उपचार के लिए खुर्जा के सूरजमल जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 3 कांवड़ियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। साथ ही बता दें कि हादसे के बाद गुस्साए कांवड़ियों ने मौके पर हंगामा किया और पुलिस से उनकी कड़ी नोकझोंक भी हुई है। पुलिस अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद कांवड़िए शांत हुए। पुलिस अब अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। हरिद्वार से नागर के लिए कांवड़ लेके आए थे हम। कहाँ पड़ता है नागर? आगरा में पड़ता है, छिना थाने के। क्या हुआ है ये? बच्चे कांवड़ लेके आए थे हम और पीछे गाड़ी आई थी, तो गाड़ी खाना बनाने के लिए तो मैंने कह दिया आगे जाओ तुम भाई गाड़ी वाले हो। तो गाड़ी वाले आगे चले गए। पीछे से कांवड़ जो घुमा के देते हैं कांवड़ को, एक दूसरे को ऊपर देता है कांवड़ को। एक गाड़ी आई है और बहुत स्पीड में आई है वो, और चपेट दे के चलिए तो बच्चे तो गिर पड़े, बहुत सारी समय चोट लग गई है, फिर बच्चा में उठाए। वहीं कन्नौज के तिरवा स्थित मेडिकल कॉलेज में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरविंद कुमार अचानक मेडिकल कॉलेज पहुंचे और मेस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेस में तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता और साफ सफाई का जायजा लिया है। अधिकारी ने छात्र छात्राओं से बातचीत कर भोजन की गुणवत्ता को लेकर उनकी समस्याएं और राय जानी है। साथ ही साथ बता दें कि छात्रों को मिलावटी खाद्य पदार्थों से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया है। वहीं निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने छात्रों के साथ भोजन भी किया और खाने की गुणवत्ता को खुद परखा। बढ़ते अगली खबर की ओर। चंदौली के शहाबगंज थाना क्षेत्र के कीड़ीहीरा गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरी घटना का वीडियो भी जो है कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष का बिजली कनेक्शन काटे जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है और वायरल वीडियो के आधार पर भी पूरे घटनाक्रम की पड़ताल जो है कि की जा रही है। वहीं बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कटरा ब्राह्मपुरा इलाके में दर्जनों युवकों के सड़क पर हंगामे और एक युवक को जबरन घर से ले जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कई बाइकों पर सवार होकर पहुंचे युवकों ने इलाके में जमकर तांडव किया और घर से एक युवक को जबरन अपने साथ ले गए। इस दौरान मोहल्ले के लोग भी विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बताया जा रहा है। आरोप है कि अब तक जो है कि पुलिस युवक को बरामद नहीं कर सकी है। मामला नई सराय पुलिस चौकी क्षेत्र का है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में इस तरह की घटनाओं को लेकर चिंता बनी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवक की तलाश भी जारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गाजीपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने सख्त अभियान शुरू किया है। मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 के तहत बता दें कि मानकों की अनदेखी करने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभियान में अब तक 12 स्कूली वाहन सीज किए गए हैं, जबकि 40 वाहनों का चालान कर करीब 6 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। परिवहन आयुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ARTO धनवीर यादव और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम कार्रवाई कर रही है।
आपको बता दें कि विभाग के मुताबिक बार बार नोटिस के बावजूद मानक पूरे नहीं करने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने साफ किया कि बच्चों की सुरक्षा से समझौता करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। एक्चुअली शासन के निर्देश पे मिशन सेफ फ्यूचर उसका दूसरा वर्जन हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट किया था और पहले प्रयास में हम लोगों ने बड़े पैमाने पे फिटनेस ट्रेल गाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से और आप लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन के सहयोग से और रीच आउट करके फिटनेस कराया था, लेकिन उसमें एक संख्या जो है ठीक ठाक संख्या रह गई थी, जिस पे शासन ने कहा कि आप लोग फिर से 15 दिन का अभियान चलाइए और उसी अभियान के क्रम में हम लोग डेली गाड़ियों को जाकर के फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं और संचालन जिनका बिना प्रपत्र के हो रहा है उस पर इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं। एक्चुअली बढ़ते अगली खबर की ओर, हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर खादर क्षेत्र में बाढ़ के हालात के बीच राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है। गंगा का जल स्तर बढ़ने से खादर क्षेत्र के करीब 8 गांव प्रभावित बताए जा रहे हैं। हालात का जायजा लेने के लिए गढ़मुक्तेश्वर विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया और एसडीएम श्रीराम यादव खुद जो है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने पानी और प्रभावित रास्तों से गुजरकर जो है कि ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनका हालचाल जाना है। इस दौरान शासन की ओर से उपलब्ध कराई गई राहत सामग्री के तहत 1600 राशन किट वितरित की गई। बता दें कि विधायक ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि आगे भी शासन और प्रशासन की ओर से राहत सामग्री के साथ हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन की टीमें प्रभावित गाँव में लगातार राहत कार्य में जुटी है। सभी गांव में जहां पर बाढ़ आई हुई है और अभी गढ़ विधानसभा के 8 गांव प्रभावित हो रहे हैं। 8 गांव में राहत सामग्री बांटी जा रही है। हजारों पैकेट गांव में बांट दिए गए और आ रहे हैं और सभी गांव में पूरी तरीके से हर गांव में खाने की हर व्यवस्था सरकार करा रही है। अभी हमारे जो तहसील के अंतर्गत जो भी 8 जो है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में गाँव है, जहाँ पर जो रास्ते बंद हो चुके हैं, कुछ घरों में पानी भी चला गया है, तो इनके लिए जो शासन द्वारा जो राशन की किटें उपलब्ध कराई गई थी वो लगभग 1600 के आसपास अभी फिलहाल हैं प्रथम चरण में, और आगे भी अगर ऐसी बाढ़ बनी रहेगी तो फिर दोबारा भी राशन की किटें बंटवाई जाती है। बढ़ते अगली खबर की ओर, मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के स्वराज सिंह नजरपुर गांव में दबंगई का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि नाली के गंदे पानी की निकासी को लेकर हुए विवाद के बाद कुछ लोग जबरन घर में घुस आए और महिलाओं के साथ मारपीट की। आरोप है कि इसी दौरान एक गर्भवती महिला के पेट में लात और घूंसे मारे गए हैं, जिससे कि उसकी हालत गंभीर हो गई है। पीड़ित परिवार के मुताबिक घटना के वक्त घर के पुरुष सदस्य मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे। आरोपियों पर महिलाओं के साथ अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता रानी है। कहाँ के निवासी हैं? नाजरपुर के ग्राम नाजरपुर के बीच वाले सौराज वाले नाजरपुर में रहती हूँ मैं। क्या हुआ है आज? कुछ गांव के लोगों ने आके मेरे घर पे हत्याबाजी की है। मेरे घर पे कोई था नहीं जेंट्स वगैरह, पानी की वजह से मुझे धक्का दिया है। मैं पेट से हूँ, प्रेग्नेंट हूँ। मेरे साथ बदतमीजी की है। जोगेंद्र है, पिंटू है और काके उनके प्रेमपाल हैं ये, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं किसी का नाम नहीं जानती हूँ, मैं किसी को गाँव में भी। कितने लोग हैं लमसम? कम से कम 20-25 लोग थे। बदतमीजी करी है कि हाथ चलाया है हमारे ऊपर, मुझे धक्का दिया था, मैं बहुत जोर से गिरी हूँ। वहीं गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर 24 लाख रुपए की कथित लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के मुताबिक मेरठ से कैश लेकर थार गाड़ी से जा रहे गिलमान पुत्र नईमुद्दीन का जो है कि स्कॉर्पियो सवार लोगों ने पीछा किया और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गाड़ी रुकवा कर कथित तौर पर कैश छीन लिया। घटना की सूचना के बाद वेब सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं पुलिस टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से जांच को आगे बढ़ाया है। दिनांक 21/8/2026 को रात्रि करीब 8 बजे के आसपास थाना वेब सिटी पर यह सूचना प्राप्त हुई कि गिलमान पुत्र नईमुद्दीन निवासी थाना लोहिया नगर मेरठ जो अपने कुछ साथियों के साथ एक थार गाड़ी में कुछ कैश लेकर जा रहे थे। एक प्री प्लानिंग की तरह मेरठ से ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी द्वारा इनका पीछा किया जा रहा था
और डीएमवी पर इन्हें डरा धमकाकर गाड़ी रुकवाकर इनसे वो कैश छीनकर लेकर चले गए। इस घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में क्राइम नंबर 220 थाना वेव सिटी पर पंजीकृत किया गया और इसके सफल अनावरण हेतु कई टीमों का गठन किया गया। इसमें सीसीटीवी फुटेज और सर्विलेंस के माध्यम से 2 गाड़ियां जो इस घटना में प्रयुक्त हुई थी, एक स्कॉर्पियो और एक स्विफ्ट डिजायर, दोनों को रिकवर कर लिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।